नमस्कार मित्रों, मिशन ड्रीम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं वीरेंद्र यादव आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबको पता है कि हम लोग यहाँ पर एक दिल्ली पुलिस की सीरीज लेके चल रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, आज हम उनकी बात कर रहे हैं। आज दोस्तों हमारा यहाँ पर तीसरा पेपर है, थर्ड पेपर की हम लोग बात कर रहे हैं। एक बात मैं थोड़ा सा आपसे क्षमा चाहता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम थोड़ा आज डिले हुए थे, टेक्निकल प्रॉब्लम थी थोड़ी सी कुछ, तो उसके रीजन की वजह से मैं थोड़ा सा और आप एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं लाइव सेशन में। लाइव सेशन जो है आपका शुरू हो चुका है दोस्तों, वॉइस आप लोगों को क्लियरली आ रही होगी, ठीक है। तो और आज का सेशन की जो शुरुआत है हम लोग यहाँ से करेंगे अभी। मैं ठीक है, चलें दोस्तों सेशन शुरू करते हैं आज का, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी हम लोग डिले कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक अपना जो मिशन ड्रीम एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया है, तो एक बार आप लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे। सभी साथी लोग उसको शेयर कर दें, ठीक है। सेशन की शुरुआत करते हैं आज के लिए। देखिए दोस्तों, पहला सवाल बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। देखें आप लोग कि किसी धातु के तार को मोड़कर किसी धातु के तार को मोड़कर मोड़कर 324 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के वर्ग का आकार दे दिया गया। यदि वह तार को मोड़कर एक अर्धवृत्त बंद आकृति का आकार दिया जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या मीटर में कितनी होगी। दोस्तों, इस तरह के जो सवाल होते हैं इनके करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखें। मैं आप लोगों को ये जब क्लास में पढ़ा रहा होता हूं तो इंपॉर्टेंट नोट लिखवाता हूं कि यदि किसी चीज को आप मोड़कर बनाते हैं तो इनका परिमाप हमेशा समान होता है, ठीक है। तो आप लोग यहां से क्या कर रहे हैं कि आप लोग एक वर्ग था और जिसका क्षेत्रफल आप लोगों को दिया हुआ ये वर्ग है, और इसका एरिया हमें दे रखा था 324 मीटर स्क्वायर। इसको आपने मोड़ा और एक अर्धवृत्त में कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों, किस में कर दिया? इसको अर्धवृत्त में आपने कन्वर्ट कर दिया है। ये इसका सेंटर, ये रेडियस मान लेते हैं, ये आपको पाई आर हो जाता है दोस्तों। तो इसका आप लोगों को एरिया पता है कि अगर भुजा ये मानते हैं इसकी, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या बनेगा? भुजा स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 324 है, तो यहां से रूट करेंगे तो ए आ जाएगा 18 सेंटीमीटर या मीटर। तो इसकी भुजा कितनी आ गई? 18 मीटर। अब इसके एक भुजा 18 मीटर है तो चारों भुजाएं समान होती है, तो इस वर्ग का जो पेरीमीटर आएगा, परिमाप, बराबर होगा दोस्तों। क्योंकि मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें बताई है कि किसी भी चीज को जब आप मोड़कर बनाते हैं तो इनका परिमाप हमेशा क्या होता है? समान होता है। परिमाप हमेशा क्या होगा दोस्तों? समान होता है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, और अर्धवृत्त का परिमाप जो आप लोग निकालते हैं, तो यहां हम लोग एक चीज समझ सकते थे कि वर्ग का परिमाप बराबर होगा सेमी सर्किल का, यानी कि अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का पेरीमीटर या परिमाप दोस्तों, ठीक है। अब जब हम लोग पता है कि वर्ग की भुजा 18 आ गई तो परिमाप 4 गुना 18 हो जाएगा, और अर्धवृत्त का परिमाप होता है दोस्तों आर, और आर 2r प्लस में पाई आर। यहां से आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आर कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो ये 2 और पाई की वैल्यू 22/7 रख दें। 7 दूनी 14 और 22 36। तो दोस्तों ये 36 जो है आप लोगों का ये बनेगा बराबर में कि आर गुना 36/7। आप 18 से इसको काटेंगे 2 बार, और 2 को इससे काटेंगे 2 बार, तिरछा गुना करेंगे 7 दूनी 14। तो यहाँ से जो रेडियस आएगा इसका वो 14 मीटर आ जाएगा, जो कि आप लोगों को सी ऑप्शन में दिया हुआ था। तो हम लोग जब इस तरह के सवालों की बात करते हैं तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी चीज को जब मोड़कर बनाएंगे तो इनके परिमाप को हम लोग क्या करेंगे? इक्वल कर देंगे। परिमाप को क्या करते हैं? हमेशा आप लोग इक्वल करते हैं। जसवंत राव, राम राम भाई, स्वागत है आप लोगों का। कांति सनी, गुड इवनिंग। चलें, तो यहां से आप लोगों ने जब इसको सॉल्व किया होगा तो आपको ये क्लियरली समझ में आ गया कि सबसे पहले आप लोगों को क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया। तो हमने यहाँ भुजा निकाल लिया है 18 मीटर, परिमाप वर्ग का 18 चौका 72 बराबर अर्धवृत्त का परिमाप कर देंगे। सॉल्व किया दोस्तों, आंसर आ गया आपका। अब चलेंगे आप लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखें, नेक्स्ट सवाल ही बहुत बेहतरीन है। बड़ी से बड़ी वह संख्या कौन सी होगी जिससे 2042 और 233 में से भाग देने पर शेषफल क्रम से 18 और 13 प्राप्त होते हैं। एक्चुअल में जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाए
तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं दोस्तों HCF की, यानी कि महत्तम समावर्त्य की बात करते हैं जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाए। तो यहाँ जब HCF की आप लोग बात करेंगे और शेषफल आपको अलग अलग मिल रहा है, एक संख्या जो है आप लोगों की यहाँ लिखना चाहे आप लोग ऐसे संख्याएं, संख्या क्या है दोस्तों 2042 है एक तो, और एक है आप लोगों का 233, और यहाँ से शेषफल जो आ रहा है रिमाइंडर आप लोगों के लिए, शेषफल यहाँ मिल रहा है पहले केस में 18 मिल रहा है, और यहाँ मिल रहा है दोस्तों आपके पास 13। अब देखें आप वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना चाहते हैं और जिसमें आपको अलग अलग शेषफल मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस शेषफल को संख्याओं में से घटाने के बाद जो संख्या बचेगी उसका HCF ले लेंगे, यानी कि 2042 माइनस 18 करना है और साथ में 233 माइनस 13 करना है, तो ये बनेगा आप लोगों का 2024 और ये आएगा दोस्तों 220। इनका आपको लेना है HCF। जब आप HCF लेंगे तो यहां से जो HCF निकल के आएगा वो आएगा 44, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 44 आपका आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि 44 इसका आंसर आएगा। बाकी देखें डिवीजन प्रोसेस क्या होता है कि आप ऐसे निकालते हैं बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग करते हैं, तो 220 का भाग कर लेते हैं आप लोग यहाँ से। ठीक है, 9 से आप लोग जब 9 का भाग करेंगे, देखिए यहाँ 9 से गुना करें, 0 9 दूनी 18 का 8 9 दूनी 18 19, इसमें से घटाएंगे दोस्तों 4 बचेगा यहाँ। ठीक है, 12 में 60 जाएगा तो 4 उसके असल 44 बच गया ये। अब आप 44 का भाग इसमें करेंगे जिसका पहले भाग कर रहे थे, तो यहाँ पूरा पूरा चला जाएगा ये, और जहां पूरा पूरा भाग चला जाए वही इनका क्या हो जाता है दोस्तों HCF हो जाता है। क्या हो जाएगा ये उनका HCF हो जाएगा। तो आपका इस सवाल का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई 44 आना चाहिए था। सी कांतिचंद 44 आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड बेटा, शानदार। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं कि आप लोगों का सी ऑप्शन आ रहा है, कांतिचंद का बिल्कुल राइट ऑप्शन है आपका। और ये बहुत इजी सवाल था दोस्तों, LCM HCF का था, और HCF की बात कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी संख्या की आप लोग बात करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले HCF निकालते हैं। अलग अलग शेषफल आता है, तो शेषफल को संख्याओं में से घटाने के बाद जो वैल्यूज आती है संख्याएं, उनका क्या ले लेते हैं HCF, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखें 3 संख्याएं जिनका अनुपात दे रखा है आपको, यानी कि संख्याओं का जो रेशो है यहाँ पर, अगर आप यहाँ संख्याओं का अनुपात की बात करें, ठीक है, संख्याओं का अनुपात, नंबर्स का रेशो दोस्तों क्या दिया हुआ था 1:2:3 है। इसको मान लो x, इसको मान लो 2x और इसको मान लो 3x। क्या बोल रहे हैं कि दूसरी और तीसरी संख्या का औसत 45 है, दूसरी और तीसरी 2x और 3x, और एवरेज 2 संख्याएं तो 2 का भाग करेंगे, इसकी वैल्यू दोस्तों 45 रखा है। औसत कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अगर 2 ही संख्या है तो दोनों को ऐड कर देंगे और भाग कर देंगे। तो यहां से आप लोग देखेंगे कि 3 और 2 5x, और ये 5x को 9 से, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है 5 से 9 बार कटेगा, 9 दूनी 18, x की वैल्यू आ गया 18, तो इसका मतलब पहली संख्या हो जाएगा 18, दूसरी आपकी आएगी 36 और ये आ जाती है आपकी 54। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि पहली और दूसरी संख्या का औसत बताएं, तो पहली और दूसरी संख्या का एवरेज 18 प्लस में 54/2, इसको सॉरी हाँ 36 है, ये दूसरी संख्या कितनी है 36 थी, तो 36, तो ये 9 और ये 18, यानी कि कितना आंसर आएगा दोस्तों 27 आपका आंसर आएगा, जो कि आप लोगों को यहाँ पर क्या है सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। तो 27 जो है इस सवाल का एकदम राइट ऑप्शन है, 27 इज द राइट ऑप्शन। NS024 राम राम भाई, स्वागत है आपका, 27 आएगा, बिल्कुल कांति का बिल्कुल सही आंसर आया है, वेरी गुड बेटा। चलें दोस्तों, आसान है, अनुपात दे रखा था, एवरेज की बात कर रहा था, तो एवरेज दोनों का योग बटे 2 कर देंगे, सॉल्व किया आपने। फिर पूछ रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का औसत बताएं, तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट सवाल की अगर हम लोग बात करेंगे, तो नेक्स्ट सवाल और देखेंगे दोस्तों आप, ये भी काफी अच्छा सवाल है, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो एक बार आप लोग इसको समझेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। देखें, एक बस टर्मिनल से 8 मिनट के अंतराल पर 2 बसें 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से प्रस्थान करती हैं। हर 8 मिनट के अंतराल पर 30 किलोमीटर की चाल से निकलती हैं। विपरीत दिशा में बस टर्मिनल की ओर साइकिल से आ रहे उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए।
यदि उसे 6 मिनट के अंतराल पर वो बस मिलती है, तो ऐसे सवाल को करने के लिए यहां से दोस्तों ये जो बस का टाइम और दूसरा है कि बस और प्लस में आप लोग जो व्यक्ति है आदमी है उसका टाइम, ठीक है। बस तो है 8 मिनट पे और व्यक्ति और ये इसको लग रहा है 6 मिनट का टाइम। तो दोस्तों ये टाइम का रेशो और काटें तो ये 4:3 आ जाएगा। अगर आप स्पीड का रेशो निकालेंगे तो डिस्टेंस वही है, तो उल्टा हो जाएगा, ये आ जाएगा 3:4 दोस्तों। यानी कि बस की स्पीड है 3 और बस प्लस आदमी की 4 है। तो जब बस की स्पीड हम लोग 3 मान रहे हैं तो आदमी की कितनी आएगी, 1, ठीक है। अब आपको सवाल में यहाँ पर पता ही है कि बसों की जो स्पीड दे रखी है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ अनुपात में 3 है, मतलब 3 की वैल्यू दोस्तों 30 किलोमीटर पर आवर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या 10 आ जाएगी क्या, और हमें 1 की ही वैल्यू चाहिए, तो आप 1 से गुना करेंगे तो इसका जो आंसर बनेगा आपका वो 10 किलोमीटर पर आवर, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस सवाल का जो है सी इज द राइट ऑप्शन आएगा, सी एकदम सही आंसर होगा इस सवाल का भी। देखिए ऐसे सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। यहां पर आप लोगों को बस टर्मिनल से 8 मिनट के अंतराल पर बस निकल रही है, यानी कि बस को टाइम है 8 मिनट का, और बस फिर देखें व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए जो 6 मिनट के अंतराल पर वो बस से मिलती है, विपरीत दिशा में बस टर्मिनल की ओर साइकिल से आ रहा है। जैसे बस इधर से जा रही है तो इधर से आ रहा है, फिर ये दोनों मिलेंगे तो इनका जो टाइम है यहाँ पर प्लस हो जाएगा इस तरीके से देखा जाए तो, और इसको 6 लग रहा है, ठीक है। यहां से आप लोगों ने देख लिया, क्योंकि आप लोगों को पता है भाई जब वो बस की तरफ आएगा तो उसका जो टाइम है वो ऑलरेडी कम हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो थोड़ा कुछ ना कुछ स्पीड से चल रहा है ना, तो उसने भी कवर किया और बस भी दोनों से, तो इनको टाइम दोनों को आ गया 6 मिनट का। अब डिस्टेंस तो वही है तो स्पीड उल्टा हो जाएगा आपका। अब बस की स्पीड 3 आ गई और इनकी दोनों की आ गई 4, तो बस का 3 है तो टोटल आदमी की 1 रहेगी, क्योंकि 3 और 1 4। अब 3 की वैल्यू 30 दे रखा है, 1 की वैल्यू कितना जाएगा 10 आएगा। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का 10, 10 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। आज का नेक्स्ट सवाल दोस्तों, मेरे भाई जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो एक बार वो लाइक कर देंगे, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दें आप सभी साथी लोगों के साथ, और सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो सवाल समझते हैं। देखें, एक वित्तदाता है, ये कोई भी ऋणदाता या है, साधारण ब्याज पर ऋण राशि देने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक 6 महीने पर मूलधन की गणना करते समय ब्याज को जोड़ लेता है। यदि वह 20% वार्षिक दर से ब्याज जोड़ता रहा तो ब्याज की प्रभावी दर कितनी होती है। सुने भाई, कुछ भी नहीं है दोस्तों, जब वो 6 महीने की बात कर रहा होता है तो रेट आपको 20% दिया हुआ है, लेकिन जब 6 माह की बात करें कि हर 6 महीने पे गणना कर रहा है ब्याज की, तो रेट जो नहीं बनेगी वो इसकी आधी हो जाएगी 10%, और टाइम जो है दोस्तों 6 महीना मतलब 2 ईयर हो जाएगा। अब आपको 10% से 2 साल का इफेक्टिव रेट निकालना है, 10% से 2 साल का इफेक्टिव रेट आपको निकालना है। तो क्या आप समझ पाएंगे कि 2 साल का, देखें 10-10 आप क्योंकि जोड़ लेता है तो ब्याज तो उसी पे गणना होगा, तो इफेक्टिव रेट आप ऐसे भी निकालते हैं एक्स वाई बाई 100। तो देखें एक्स और वाई दोनों ही बराबर हैं, प्लस 10 गुना 10/100। यहां से सॉल्व करेंगे तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 21%। यह आपको पता है कि पहले 6 महीने में 10% ब्याज लगेगा, अगले 6 महीने में 10%, और इस पे भी 10% एक, तो ये तो आ गया सेकंड जो 6 मंथ है, और ये फर्स्ट वाला 6 महीना था, तो टोटल कितना बनेगा भाई 21%। इफेक्टिव रेट आएगा इसका 21%। क्योंकि आपको पता है बोल तो साधारण ही रहा है, लेकिन वो साफ बोल रहा है कि जो ब्याज है उसको हर 6 महीने में मूलधन पे जोड़ देता है। तो मेरे भाई मूलधन पे जब नया बन जाएगा हर 6 महीने में तो ब्याज लगेगा लगेगा। पहले 6 महीने में 10%, दूसरी बात अगले 6 महीने में 10% भी लगेगा, और जो पहली साल में 10 जो ब्याज मिलेगा उस पर भी 10% मिलेगा। तो यहाँ से जो आंसर आपका आएगा वो इफेक्टिव रेट आनी चाहिए दोस्तों 21। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 21 आपका आंसर आ रहा है, कांति का ऑप्शन ए, सॉरी 21 आया है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। चलें दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। अब देखें, अगर हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, यदि ए की आय में 30% की वृद्धि और बी की आय में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो ए और बी की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि हुई है। अब देखिए समझे आप लोग, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है,
250% अधिक का मतलब होता है इसका भिन्नमान होगा 1/2। ए की आय बी की आय से, तो इसको मानेंगे हम लोग बी की आय, और ये अधिक है, ठीक है। तो अगर बी की आय को 2 मान लेते हैं तो ए की आय 1 ज्यादा है, तो यहां आ जाएगा 3। इसको नॉर्मली आप 300 और 200 मान लो। अब बोल रहे हैं कि ए की आय में 30% की वृद्धि है, और यहां कितनी वृद्धि है भाई, बी की आय में 40% की वृद्धि है। अगर आप 30% निकालेंगे तो ये तो 90 आ जाएगा, और यहाँ 40% निकालेंगे तो 80 आ जाएगा, ठीक है। यहां से टोटल आय जो बनेगा इसका, टोटल आय वो आपको पता है 500 होगा। और भाई वृद्धि तो देखें, इसकी 90 और इसकी 80, तो संयुक्त वृद्धि कितनी हो रही है, संयुक्त वृद्धि या इंक्रीमेंट जब आप बात करेंगे तो 90 प्लस 80, पहले की 90 बढ़ रही है एक की और इसकी 80, तो ये 8 दूनी 16 यानी कि 170, ठीक है। अब ये 170 500 से तो बड़ा है ना, तो 170 500 का कितना परसेंट है ये आपसे पूछ रहे हैं परसेंटेज में, तो 170/500 और गुणा में 100, ये दोनों जीरो 5 का भाग करेंगे तो आएगा 34%, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस सवाल का दोस्तों जो आंसर है वो सी इज द राइट ऑप्शन बनेगा। क्या आपको समझ में आ गया है, एक बार कमेंट करके बताएं, क्या सभी का आंसर क्लियर है। 34 आएगा, सी, सी इज द राइट ऑप्शन, वेरी गुड। चले भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं अब। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप लोग, ये भी काफी अच्छा सवाल है दोस्तों, इसको समझना आप लोग कि आप डायरेक्ट इसको कैसे करेंगे, इस चीज को आप लोग समझ सकते हैं, और डायरेक्ट भी आप लोग इस चीज को कर सकते हैं। तो देखें आप लोग, पहला देखें, किसी चुनाव में ए ने कुल मान्य मतों का 80% प्राप्त किया। यदि ये थोड़ा सा करेक्शन है दोस्तों, ये जो डेटा है आपका वो है 1,14,000, ऐसे नहीं है ये, ये थोड़ा सा डेटा यहाँ पे करेक्शन था इसमें, मैं आप लोगों को इसको करेक्शन कर देता हूं एक बार। क्या है ये डेटा, एक बार इसका करेक्शन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये जो डेटा आप लोगों को दे रखा है वो 14 और इसके 4 जीरो लगी हुई थी, तो यहाँ पर ये है दोस्तों ये, ठीक है। यानी कि ये जो बन रहा है आप लोगों का 1,40,000 था, ये 1,40,000 मतों में से 18% अमान्य मत हैं, तो ए के विरुद्ध डाले गए मतों के कितने हैं। देखिए पहला तरीका आप ऐसे सोच सकते हैं कि टोटल मत 100 है, 18% अवैध कर दिए, इनवैलिड अमान्य, तो वैलिड कितना बचेगा भाई, 18 घटा देंगे इसका, तो ये आपका आएगा 82, ये आ गया वैलिड वोट, ठीक है। अब आपको पता है इसको मिला है, ए को तो मिला है इसका 80% और बी को मिला है दोस्तों 20%, और ठीक है इसमें से, अब यहां से आप लोग देखेंगे कि ये जो सवाल आप लोगों को यहां तक बनेगा, तो आप लोग इसका कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो ये आपका बनेगा 16.4, और ये जो बनेगा 8 दूनी 16, 8 8 64 और 1 65, ये जो डेटा बनेगा आपका 8 से गुना करेंगे, 16 8 8 64 और 1 65, 65.6, ठीक है। तो ये जो आपका डेटा बन रहा है यहां से, इस तरीके से आप लोग इस चीज को देख सकते हैं, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है वैसे भी, ठीक है, इसकी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी आपको। ये जो मत आप लोगों को दे रखा है 1,40,000, इसमें से आप लोगों को पता है कि इसको यही पूछा गया है कि तो ए के विरुद्ध डाले गए मत कितने हैं, अगर ये ए को मिलाएं तो ये वाला वोट बी को गया होगा, ठीक है, वैलिड वोट में से, तो इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। तो ये 1,40,000 आपको दिया हुआ है, इसका डायरेक्ट आप 16.4% कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो यहां से आप लोग देख रहे हैं कि 4 चौका 16, एक में ही आ रहा है, लास्ट में 6 है, जो कि आपके सी ऑप्शन में आ जाएगा। तो इस सवाल का दोस्तों जो आंसर आ रहा है आपका सी ऑप्शन आ रहा है, बहुत ही अल्टीमेट सवाल है ये, ठीक है।
जैसे कि मैं देख रहा हूं यहाँ पर किसी का आंसर बिल्कुल कांति चंद ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, सी, सी इज द राइट ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड, क्लियर है, ओके भाई। देखिए मैं फिर से समझाता हूं दोस्तों, एक चुनाव में ए ने कुल मान्य मतों का 80% प्राप्त किया है। यदि 1,40,000 मतों में से 18% तो अमान्य है, ठीक है, और बाकी मान्य हो जाएगा 80%। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसको जो अमान्य मत है ये इसको 80% मिल रहा है, बी को मिल रहा है 20% जो उसके विरुद्ध में गया है। तो आप यहाँ डायरेक्ट अमान्य मतों में, जो कि 1,40,000 मतों में से 18% अमान्य, तो बाकी तो क्या है आपका मान्य ही बचेगा। तो इसमें से आपने सिर्फ इसको कितना मिला है, 16.4% मिला है, ये आपने सॉल्व कर लिया है। हालांकि जब हम लोग इसको इस तरीके से समझते हैं तो आप लोग देखें, मैं आपको क्लियर करता हूं दोस्तों और अच्छे तरीके से, कि सेकंड मेथड पे जब आप जाना चाहते हैं तो आप देखें टोटल वोट है आपके पास, यूं समझ लो कि 1,40,000, इसमें से 18% कर दिया इसने अमान्य, तो वैलिड वोट आएगा दोस्तों 82%। ठीक है, 82%। और इसने प्राप्त किया है 80% ए ने, तो बाकी जो इसके विरुद्ध में डला है वो 20% ही तो होगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इस डेटा को सॉल्व करेंगे तो भी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहां से, जो कि आएगा आपका 22,960, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। तो आप इस तरीके से भी इस सवाल को कर सकते हैं कि भाई ये जो वोट थे इसमें से 18% तो अमान्य कर दिया, इनवैलिड तो वैलिड आ गया, और इसमें से भी वैलिड में से 80 इसको मिला है, मान्य मतों का देखिए वैलिड का ही मिला है, तो 20% इसके विरुद्ध जाएगा, तो इसका 20% आपने विरुद्ध पूछा है, तो सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल देखें आप लोग क्या है, देखिए ये बिल्कुल ही इजी सवाल है दोस्तों, ये आप लोग देखेंगे तो बहुत ही आसान सवाल है। ये रेशो का सवाल है और आपने पढ़ा होगा कई बार कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल के। तो 1.2 गुणा में 7.2 बराबर में y और गुणा में 4.8। दोस्तों ये वाला पॉइंट से पॉइंट ये कटी जाएगा और 12 से कटेगा 4 बार और 4 से 18 बार, तो यहाँ y की वैल्यू जो बनेगा वो 1.8, यानी कि सी ऑप्शन में आपका आंसर आ जाएगा। आप जब रेशो में पढ़ते हैं तो आपने एक चीज पढ़ते हैं हमेशा, मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है हमेशा बाह्य पदों के गुणनफल के। ठीक है, तो मध्य पदों का गुणनफल हमने यहाँ पर लिख लिया है भाई 1.2, इस तरीके से हमने यहाँ पर। अब बाह्य पदों के गुणनफल की बात करें तो देखिए मध्य पद कौन सा है, मिडिल टर्म y और 4.8 है, बाह्य पद ये गुणा किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया सी ऑप्शन में। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखें ये सवाल भी काफी अच्छा है, एक बार आप समझेंगे। कल भी दोस्तों ऐसा हमने सवाल किया था, अगर आपने कल की क्लास नहीं ली है तो एक बार आप उसको लेके देखेंगे, और कल की क्लास में भी मैंने एक ऐसा सवाल आप लोगों को करवाया था। ठीक है, तो इस सवाल की हम लोग बात करते हैं, तो आप लोग एक बार इसको समझना क्या है ये सवाल। देखें एक वस्तु का अंकित मूल्य 660 रुपए है, अंकित मूल्य कितना है भाई, एमआरपी 660 है। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया बच्चों, सीपी और एमपी के बीच में एक रिलेशन होता है 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट एंड 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये, और इस पे एग्जामिनर आजकल एग्जाम में पूछ रहा है। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है ये डिमांड में है बच्चों, तो आपको ये सवाल आना चाहिए, काफी अच्छा सवाल है। तो देखें इसको हम सॉल्व करेंगे। मेरे भाई डिस्काउंट है 20%, तो यहां से देखें 100 में से 20 जाएगा तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 80, और प्रॉफिट है आपको 10% का, तो यहां आ जाएगा 110। ठीक है, मतलब और जीरो से जीरो काटें तो यह अनुपात बनेगा केवल 8:11। ये अंकित मूल्य है आपका, ये दोस्तों है मार्क प्राइस, और ये कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है। ठीक है, 11 की वैल्यू अंकित मूल्य है 660। अगर आप कॉस्ट प्राइस निकालें तो 660 है 11 यूनिट की वैल्यू, आप 8 से गुना करेंगे, 11 6 की 66, 8 6 की 48, तो 480 रुपए। अब आप लोगों को पता है कि 480 रुपए की जो चीज है उसको हम लोग कितने में बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य 570.24 में, ये हो गया इसका एसपी। तो लाभ की बात करें तो दोस्तों इसमें से आप घटा देंगे तो ये आएगा 90.24। देखें 80
और 20 यानी कि 500, 20 यहाँ से 70, 90.24। अब ये बताना है आपको परसेंटेज प्रॉफिट, तो 90.24 जो है ये किस पे निकालना है आप लोगों को, कॉस्ट प्राइस कितना है 480 और गुना में करेंगे 100। तो एक बार आप इसको सॉल्व करें तो लगभग वैल्यू दोस्तों इसका बनेगा बी ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन बनेगा 18.8%। 18.8% आपका आंसर आएगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल बी आएगा। कांतिजन कह रहे हैं कि सर बी आएगा, वेरी गुड बेटा, शानदार। गुड इवनिंग पूनम पंचोली, गुड इवनिंग, स्वागत आपका भी। राजा कुंदन भी, कुंदू भी बता रहे हैं कि बी ऑप्शन आएगा, वेरी गुड बेटा। चलें दोस्तों, बेहतरीन सवाल है और आसान था ये भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये। और नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे अब। तो देखिए नेक्स्ट सवाल आप लोग समझना, ये तो बहुत इजी और अच्छा सवाल था, ऐसे सवाल एग्जाम में आ भी रहे। एक बार इसको समझे दोस्तों, 10 नंबर का सवाल है और ऐसे सवाल सीजीएल में भी काफी बार पूछे गए थे। तो ये जो पेपर आया था 2020 में, बहुत अल्टीमेट पेपर था दोस्तों, शानदार पेपर जिसको कहते हैं, क्योंकि सीजीएल लेवल का पेपर था मैथ्स का। तो एक बार आप यहां पर समझेंगे इसको, यदि 120 में से x% घटाने पर, देखें 120 x%, 100 माइनस एक्स लिखे दोस्तों, ऐसे। अगर आप 10% घटाते तो इसका 90% लिखते, 100 माइनस 10/100 होता, लेकिन एक्स है तो ऐसे करेंगे। घटाने पर वही परिणाम आता है जो 40 में x% बढ़ाने पर आता है, ठीक है। ये बात बराबर थी दोस्तों, ऐसे काट लेंगे आप लोग। 40 को यहां 3 बार कटेगा तो 300 माइनस 3x बराबर 100 प्लस एक्स, ये इधर आके हो जाएगा दोस्तों 200, और ये 3x इधर आके जुड़ जाएगा तो x और 3x 4x, मतलब x की वैल्यू आएगा यहां से 50। x यहां से क्या आ गया 50 आ गया दोस्तों, x की वैल्यू कितना आ रहा है 50 आ गया है, ठीक है। अब हम लोग आगे और बात करते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू यदि 50 आ रही है तो हमारे सवाल में क्या बोल रहे हैं भाई कि 210 का x%, तो देखें 210 का x कितना है 50, क्या इसका आधा 105 हो जाएगा। 210 का x%, 180 के x माइनस 20 से कितना निकटतम अधिक है, तो 180, x की वैल्यू 50 माइनस 20 यानी कि 30%, तो आप देखेंगे तो 18 तिया ये 54 आएगा, इससे कितना ज्यादा है ये, आप देखें ये एक बचेगा ये 5 यानी कि 51 ज्यादा है क्या। और किससे दोस्तों, ये बोल रहे हैं कि इसकी बात कर रहा है 180 से, तो ये वैल्यू 54 आएगा नीचे, तो आपका जो आंसर बनेगा वो 51 आएगा ऊपर और 54 आएगा दोस्तों नीचे, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आएगा 94.44%, और इसका लगभग वैल्यू दोस्तों डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहां तक अभी तक किसी का भी डी ऑप्शन आंसर नहीं आया है, तो मेरे भाई डी इज द आपका राइट ऑप्शन बनेगा इस सवाल का। दोस्तों डी इज द राइट ऑप्शन बनेगा। क्या आपको समझ में आ गया है कि डी जो है वो एकदम सही आंसर बनेगा इस सवाल का, डी इज द राइट ऑप्शन। चले भाई, आसान सवाल था, एसएससी सीजीएल में ऐसे सवाल काफी बार पूछे गए हैं, मैंने कराए भी हैं। सवाल में आपको बोला गया कि 210 का x%, x की वैल्यू 50 आ गया है तो 105 आ गया, इससे कितना अधिक है 180 के x माइनस 20% से कितना अधिक है, तो 51 अधिक था 54 से, 54 नीचे आ जाएगा और परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, अल्टीमेट सवाल है, आप लोग देखें इसको। 12,000 रुपए की कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक प्रतिशत ब्याज की दर पर 3 वर्ष में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो जाकर 20,736 रुपए हो जाती है, वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये सवाल करने से पहले आपको इस सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना पड़ेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे, यहां पर देखें कैसे, तो सुने आप लोग, 12,000 रुपए है क्या, और ये कितना हो गया भाई 20,736। अगर हम लोग इसको 4 से काटते हैं तो ये 3 बार कटेगा 3,000, यहां 4 से काटेंगे 5,
ठीक है, 4 एकम 4 और 3 8 चौका 32 और 4 चौका 16। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि 3 से फिर से कटेगा ये, तो ये 1000 आएगा। और यहाँ 3 से आप काटेंगे तो 17 तिया 51 और ये 28 तिया 84। और देखिए यहाँ टाइम जो है दोस्तों 3 ईयर है। तो मैंने कहा कि अगर आप लोगों को जैसे देखें 20% मान लो रेट आता है तो 1/5 ये होता है मूलधन और ये होता है ब्याज। तो 5 रुपए से 1 रुपया ब्याज मिलके 6 रुपए हो गया मिश्र धन। अगर टाइम होता हमारा 3 ईयर तो 3 साल के लिए हम लोग यहाँ पर कर देते क्यूब, तो ये बनेगा 125 और ये आ जाता 216। अब ये होता प्रिंसिपल और ये होता दोस्तों अमाउंट यानी कि मिश्र धन। अब वापस से जब आप वापस आना चाहते इस कॉन्सेप्ट पे 5 से 6, तो क्या 3 साल बाद इतना हो रहा था तो हमें करना होता है इसका घनमूल। क्या करते दोस्तों, इसका घनमूल करते। तो सेम कॉन्सेप्ट देखें, 3 साल के बाद राशि 1000 से 1728 हो गई है, तो इसका कर देंगे आप घनमूल। जब आप यहाँ घनमूल करेंगे क्यूब रूट करेंगे तो यहाँ से आपका रेट निकल के आ जाएगा, ये होगा 210 और ये बनेगा 12। तो ये 2 रुपए आपको ब्याज मिल रहा है दोस्तों 10 पे। तो रेट जो आ रहा है आपका वो 2 10 का कितना परसेंट है गुना में 100। तो यहां से आ गया आपका रेट आ गया 220%। रेट कितना आ गया इस सवाल का, 20% आ चुका है रेट। ठीक है, हाँ 20% आपका रेट आ चुका है। अब लेकिन हमें दोस्तों रेट तो इसलिए निकालना था ताकि आप मिश्र धन निकाल पाए। तो एक बार मैं इस डेटा को यहाँ रफ कर देता हूँ अब, क्योंकि हमें इसकी अब जरूरत नहीं है। ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए समझाया था दोस्तों। अब आप देखें, क्या आपको पता है कि 3 साल के बाद राशि ये हो गई, तो 4 साल के बाद यानी कि 1 साल का और ब्याज, तो 1 साल बाद ये कितनी हो जाएगी भाई 20,736। और 1 साल बाद और जोड़े तो 20% ब्याज है, तो इसका 120% हो जाएगी। क्या सॉल्व करेंगे दोस्तों आप, 0 से 0, 12 6 की 72। ठीक है, 12 6 की 72, तो दो तो सभी में आ रहा है, 12 6 की 72 का 2 लिखेंगे असल 7, और 12 थिया 36 और 7 43, 3 भी यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों और सॉल्व करते हैं, 12 संख्या 84 और 4 88, तो यहाँ 8 आ रहा है। तो अभी तक 83, ये वाला बन रहा है आपका 32। तो 32 यहाँ से देखें 832, तो 832 यहाँ पर है, यहाँ पर 832 है, यहाँ पर भी, और देखें आगे तो ये दोस्तों 8 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि आगे और आप देखेंगे तो 0 है, तो आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, इसका बी बी इज द राइट ऑप्शन बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 24,883.32। ये आपका आंसर आएगा इस सवाल को मल्टीप्लाई करने के बाद 12 से गुना कर दें। ठीक है, तो अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत बेहतरीन है। भावना यादव नमस्ते भाई, स्वागत आप लोगों का। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल और देखते हैं आप लोग, बहुत अल्टीमेट सवाल है ये भी, क्योंकि पहले आपने रेट निकाला इस सवाल में, और फिर आप लोगों को पता है कि 3 साल के बाद तो ये राशि हुई थी 1 साल का, और उस पर ब्याज जोड़ के आप इसमें जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आप लोग, 14 सेंटीमीटर व्यास को बेलनाकार पाइप के एक आयताकार टैंक से जुड़ा है, जिसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 44 मीटर है। मान लीजिए कि उस पाइप से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पानी प्रवाहित हो रहा है, तो पानी का स्तर 21 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय ज्ञात करें। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, जो इस सवाल में देखें, ये बहुत अल्टीमेट सवाल था, ये भी काफी बेहतरीन सवाल है। देखिए ये जो है ना, ये 5 किलोमीटर, तो यहां से ये पाइप की ऊंचाई होगी दोस्तों, ऐसे पाइप की ऊंचाई 5 किलोमीटर है, और इसको आप बदलेंगे तो ये 5000 मीटर आ जाएगा। एक बात तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, 5000 मीटर आ गया। अब हम लोगों को पता है कि इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि पाइप से बहने वाला जो पानी आएगा, तो पाइप का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई से कर दें, तो पाइप से बहने वाला पानी या आयतन
ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई, देखें पाई आर स्क्वायर बेलन, पाई आर स्क्वायर, आर जो है आपका 14, व्यास है 14 तो, और रेडियस कितना आएगा 7। भाई ये व्यास है तो रेडियस कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7/100 और 7/100, और ये ऊंचाई कितनी है इसकी 5000 मीटर। और इसको भी हम पाई को भी हटा लेंगे तो ये आ जाएगा 22/7 गुना में 7/100 गुना में 7/100 और गुना में 5000 मीटर। मीटर में बदल लिया सबको, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 7 से 7, 5 से 2 बार और 2 से 11 बार, और 11 7 77, यानी कि 77 मीटर क्यूब पानी बाहर आ रहा है 1 घंटे में इस पाइप से। अब आपको ये पाइप जो है वो एक आयताकार टैंक है उसमें लगा हुआ है, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हमें क्या करेंगे, आयताकार टंकी का आयतन। भाई आयताकार टंकी का आयतन निकालें आप लोग, तो यहां से आप लिखेंगे कि टंकी का जो आयतन आएगा वो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है दोस्तों। अब देखें इसमें लंबाई क्या है इसकी 50 मीटर है, और ये कितनी है, चौड़ाई है 44 मीटर, और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। ये है इतना उसमें पानी है, और इतने के हिसाब से इसमें कितने समय लगेगा, तो आप टाइम मानना चाहते हैं तो टाइम निकाल लें। इस पूरे में 50 गुना 44 गुना 21/100, इसमें आप 77 का भाग और कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 77 मीटर क्यूब आ रहा है, तो टैंक में इतना पानी था, तो इसको इतना पानी भरने में कितना समय लगेगा। तो ये जो है 1 घंटे में निकलने वाला पानी था उस पाइप से, 1 घंटे में इतना आयतन बाहर निकल रहे हैं, और टंकी में इतना पानी है। तो देखें 11 से 4 बार और 11 से 207 बार, 50 से 2 बार, और ये 7 से 3 बार, और ये 2 से 2 बार, तो दोस्तों 2 गुना 3 जो बनेगा वो आपका 6 आवर आएगा, 6 घंटे। तो इतना पानी डालने में जो समय लगेगा वो 6 घंटे लगेगा। ये क्षेत्रमिति का बहुत ही अच्छा सवाल होता है इस तरह का, तो इसमें आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, कि आप ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, कि पाइप की ये जो है ना, ये किलोमीटर, ये जो भी दे रखे इसको ऊंचाई मान लें, पाइप का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर गुना एच करेंगे तो आयतन आ जाएगा, कि 1 घंटे में जो है वो इतना पानी पाइप से बाहर निकल रहा है। ठीक है, 1 घंटे में इतना पानी क्या है पाइप से बाहर निकल रहा है, तो 77 मीटर क्यूब। लेकिन दोस्तों हमें पता है कि टंकी में ये पानी आता है, तो इसका भाग जब कर देंगे तो आपको टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, आसान है आपका, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो देखिए ये परसेंटेज का सवाल है, या आप इसको सिंप्लीफिकेशन का भी कह सकते हैं। कुणाल किसी संख्या का 5/6 गुना बताने को कहा गया, उसने उसे 6/5 से गुना कर दिया है। ठीक है दोस्तों, देखें हमें एक बार तो संख्या का बताना था 5/6, और एक बार हमें बताना है 6/5। तो ये जो डेटा होता है ना दोस्तों, एक बार जब 5/6 निकालेंगे तो 6 का भाग जाना चाहिए, और जब 6/5 निकालें तो 5 का भाग। तो जो संख्या है ना उसको आप लोग क्या करेंगे, ये 5 और 6 का एलसीएम मानो हमेशा, ताकि ये 30 आ गया, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी आसान बन जाए। और आप देखें 30 का 5/6, 6 से 5 बार ये आ जाएगा 25, फिर यहाँ 30 का 6/5, 5 से 6 बार ये आ जाएगा 36। कितना बढ़ गया भाई 11, लेकिन सवाल में कितना ज्यादा है 61, तो 11 की वैल्यू सॉरी 561 है, 1 की वैल्यू 561/11 है। आपसे बोल रहे हैं वह संख्या, तो संख्या हमने कितनी मानी है भाई, ऐसे आप मान लो, एलसीएम माना करें इसका, माना संख्या 5 और 6 का एलसीएम 30 है, तो 30 से गुना करें, 11 पंजा 55, 11 कम 11, और ये 0, 3 कम 3, 5 तिया 15। तो दोस्तों 1530 इसका आंसर आना चाहिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ 51 गुना में 30 करेंगे, तो ये आपका आंसर आएगा 1530, यानी कि ए इज द राइट ऑप्शन। किसी बच्चे का आंसर आ रहा है क्या ये, तो मैं देखता हूं कि ऐसा सवाल मैंने आपको परसेंटेज में भी पढ़ाया है दोस्तों। ठीक है, राहुल खंडेलवाल 1530 आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। कांति चंद ए दे रहे हैं, वेरी गुड बेटा, शानदार। क्या आपको ये सवाल मैंने परसेंटेज में ही कराया है, तो आसान सवाल है। ऐसा सवाल देखें एग्जाम में आपको पता आया है, और ये डीपी में 16 दिसंबर को पूछा गया था, शिफ्ट 2 के अंदर दोस्तों आया था। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे अब, तो देखिए नेक्स्ट सवाल आप समझना, ठीक है।
ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 50% अधिक कुशल है दोस्तों। कौन? बी ए से। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू अभी भी पढ़ा है, आज में भी 1/2 होता है बी ए से। ये क्षमता होगी दोस्तों ए की, बी ए से 50% अधिक है, और ये है दोस्तों इंक्रीमेंट। तो यहां से अगर ए को हमने 2 माना है तो बी अधिक है, तो बी 1 ज्यादा है तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये इनके आगे दोस्तों इफिशियंसी, हम लोग बोलते हैं इसको क्षमता या इनके एक दिन का काम। अब सुने, अकेले बी को उसी काम को करने में कितना दिन लगेगा यदि ए कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। तो कल भी मैंने पढ़ा है कि टोटल वर्क निकालते हैं, तो वन डे वर्क गुणा में क्या करेंगे दोस्तों? टोटल टाइम। तो ये एक दिन का भी काम होता है, क्षमता को हम लोग इनका एक दिन का काम भी कहते हैं। तो एक दिन में 2 पेड़ लगाता है, तो ये 18 दिन में कितना लगा देगा? 18 दूनी 36। ये आ गया दोस्तों टोटल वर्क, और हमें चाहिए बी का टाइम। इसलिए बी का टाइम यदि आप निकालना चाहते हैं तो टोटल वर्क डिवाइड बाई बी का क्षमता या बी का एक दिन का काम होता है दोस्तों। ठीक है, टोटल वर्क है 36 और बी एक दिन में कितना पेड़ लगा रहा है? 3। तो ये आप लोगों को पता है कि इसका आंसर आएगा 12 डेज, 12 दिन, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। तो इस सवाल का दोस्तों जो आंसर है दैट इज सी। सी इज द राइट ऑप्शन। वेरी गुड राहुल, सी ऑप्शन दिया है आपने भी, कांति चंद ने भी सी दिया है। वेरी गुड, 12 आपका सही आंसर है दोस्तों। वेरी गुड, शानदार। और आज के लास्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। देखें, ये रहा लास्ट सवाल। जिस दिन दोस्तों मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो यहाँ पर पढ़ाई थी, मैंने उस दिन भी आप लोगों को एक ऐसा सवाल करवाया था। अल्टीमेट सवाल है, आप देखें, 72 से यदि भाजकता के नियम की बात करें तो इनको से अभाज्य संख्या में तोड़ दो। 9 और 8 में तोड़ सकते हैं, 9 8 72। ठीक है, अब आप लोगों को 72 के लिए एक बार तो 9 का रूल चेक करना है, एक बार 8 का करना है। 8 से भाजकता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में ही 8 का भाग जाएगा। तो चलें चेक करते हैं। इसके अंतिम 3 अंक कौन है भाई? 7 8 वाई। इसमें आप 8 का भाग करें तो देखें 8 नाम 72, कितना बचेगा? 6। और यहाँ y की वैल्यू यदि आप 4 यूज करें तो 8 8 64। बिल्कुल दोस्तों, y की वैल्यू कितना आ गया? यहाँ पर 4 आ गया है। y कितना आ गया है? 4। हमने यहाँ पर भाजकता का नियम चेक कर लिया है। अब देखें 7 8 5 x 3 6 7 8 और y की जगह 4। अब 9 से भाजकता का नियम अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर x का मान भी आ जाएगा दोस्तों। 9 से भाजकता का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में ही 9 का भाग जाएगा। 9 के भाग के लिए हम अंकों का योग करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जहां जहां 9 बन जाए वहीं आप लोग जीरो करते चलेंगे। ठीक है, जैसे देखें 9 का मल्टीपल बने चाहे तो देखें, क्या 6 और 3 9 आ गया, ये भी खत्म दोस्तों। फिर देखें 8 और 7 15। चले यहां से देखें, आप लोग अगर यहां से देखना चाह रहे हैं तो ऐसा कोई डेटा बन रहा है क्या? चले 8 7 15 और 5 20, 9 9 दूनी 18, यानी कि दोस्तों यहां पर 2 आएगा। फिर देखें ये 8 7 15 और 4 19, यहां पर जो बनेगा आप लोगों का 19 में 9 का भाग, 9 दूनी 18 यानी कि 1 आएगा। तो 2 प्लस x प्लस 1, तो ये आ रहा है दोस्तों 3 प्लस में x। अब ये अंकों का योग आना चाहिए 9। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना यूज करना पड़ेगा आपको? 6। भाई आप लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी को जोड़ के भी 9 का भाग कर लें, बात वही बनेगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप कितने भी अंकों को जोड़ो और 9 का भाग करो बस। जैसे मान लो आपने 8 7 15 ही किया होता, 15 में 9 का भाग करेंगे तो 6 शेष बुलाएगा, पर 6 और 5 11, 11 में 9 का करेंगे तो 2 आएगा। क्या यहाँ से x आ गया। फिर ये 6 3 9, ये तो मैंने जीरो ही कर दिया था। 8 और 7 15 और 4 19, 9 दूनी 18, 19 में 1 आएगा। एक इनका रिमाइंडर आ रहा है x, यहाँ से 2 यहाँ से जोड़ देंगे तो 2 और 1 3, 3 प्लस x, x की वैल्यू लेंगे 6। अब आप लोग यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे तो देखिए इस सवाल में 3 गुना 6 माइनस में 4 गुना 4, तो 6 थे 18, 18 माइनस 16, दोस्तों आंसर आएगा बी। बी इज द राइट ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूं मैं आज का